साल था 1943। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और यूरोप के कई शहर मलबे में तब्दील हो रहे थे। लेकिन इस भयंकर तबाही के बीच जर्मनी के एक बेहद साफ सुथरे प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ऑफिस में एक लेटर टाइप हो रहा था। आज हम जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों और सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं वो हमें सीधे इस कॉर्पोरेट डील के पन्नों में ले जाते हैं। यहाँ किसी जंग की स्ट्रैटेजी की बात नहीं हो रही थी, बल्कि कुछ ऐसा लिखा जा रहा था जो शायद उससे भी ज्यादा भयानक था। ये कोई आम बिजनेस डील नहीं थी। बेयर फार्मास्यूटिकल्स ने ऑश्विट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप के कमांडर को ये चिट्ठी लिखी थी। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 150, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये उन 150 जिंदा औरतों की संख्या है जिन्हें एक नई नींद की दवा के क्लिनिकल ट्रायल के लिए किसी कच्चे माल की तरह खरीदने का प्रपोजल रखा गया था। और सोचिए, इस सौदे की कीमत क्या तय हुई होगी? 170 राइक्समार्क प्रति यूनिट। जी हां, इंसानी जानों की कीमत को लेकर एक प्रॉपर कॉर्पोरेट मोलभाव हुआ था और बड़ी मुश्किलों के बाद इस रेट पर डील फाइनल हुई। इस पूरी घटना का जो सबसे खौफनाक पहलू है ना, वो इसका ये ठंडा कॉर्पोरेट नेचर है। एक जीती जागती इंसानी जिंदगी को बिल्कुल किसी फैक्ट्री के प्रोडक्ट की तरह तौला जा रहा था। कुछ हफ्तों बाद उसी कॉर्पोरेट ऑफिस से एक और चिट्ठी ऑश्विट्स भेजी गई। इसके शब्द कुछ ऐसे थे: एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, सभी सब्जेक्ट्स मर गए हैं, नए बैच तैयार रखें। 1947 के न्यूरमबर्ग डॉक्टर्स ट्रायल के आर्काइव से जब ये सच्चाई दुनिया के सामने आई तो सब सुन्न रह गए। इन शब्दों में झलकता हुआ वो ठंडापन, वो बिल्कुल नॉर्मल सी क्लिनिकल भाषा, वाकई अंदर तक डरा देती है। तो चलिए अब इस बात की गहराई में चलते हैं। आखिर मेडिकल साइंस इस खौफनाक मुकाम तक पहुंचा कैसे? हम अक्सर ये मान लेते हैं कि ये सब 1933 में हिटलर के सत्ता में आने के बाद अचानक शुरू हो गया होगा, लेकिन इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी और इसकी गहरी जड़ें यूजेनिक्स यानी सुजनन विज्ञान के मूवमेंट में छिपी हुई थी। 19वीं सदी के आखिर में फ्रांसिस गाल्टन ने पहली बार यह थियरी दी थी कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए इंसानी नस्ल को सुधारा जा सकता है। और हैरानी की बात तो यह है कि यह कोई मामूली या साइडलाइन की जाने वाली विचारधारा नहीं थी। 20वीं सदी की शुरुआत में इसे बिल्कुल ऑथेंटिक साइंस माना जाता था। रॉकफेलर फाउंडेशन और कार्नेगी इंस्टीट्यूशन जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं इस रिसर्च को भारी फंडिंग दे रही थीं। अब ये आइडिया आगे कैसे बढ़ा, ये समझना बहुत जरूरी है। 1933 में जैसे ही सत्ता बदली, मेडिकल एथिक्स की पूरी परिभाषा ही पलटकर रख दी गई। एक डॉक्टर का सबसे बड़ा धर्म मरीज की जान बचाना नहीं रहा, बल्कि देश के जेनेटिक पूल की रक्षा करना बन गया। देखिए कैसे चीजें एस्केलेट हुईं। पहले 1933 में जबरन नसबंदी का कानून पास हुआ। फिर 1937 में राइनलैंड बास्टर्ड्स कहे जाने वाले बच्चों की जबरन नसबंदी की गई। और फिर 1939 आते आते एक्शन T4 प्रोग्राम शुरू हो गया, जिसने रही सही नैतिकता को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो चीजें एक अलग ही लेवल पर चली गईं। अब जो बात सामने आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। इस जंग के शोर में जो घरेलू नीतियां थीं वो अब सिर्फ नसबंदी तक नहीं रुकी, वो सीधे तौर पर एक सिस्टमैटिक खात्मे में बदल चुकी थीं। नाजी मेडिकल डिक्शनरी में एक नया और खौफनाक टर्म गढ़ा गया, लाइफ अनवर्दी ऑफ लाइफ। मतलब ऐसा जीवन जो जीने के अयोग्य है। ये उन मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए इस्तेमाल किया गया जिन्हें सरकार ने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। T4 प्रोग्राम के तहत डॉक्टर्स ने हजारों मरीजों की फाइलें सिर्फ कागजों पर देखीं, बिना मरीज से मिले, बिना उसे देखें। सिर्फ एक लाल या नीला पेन चलाकर तय कर दिया जाता था कि वो इंसान जिएगा या मरेगा। लाल निशान का सीधा सा मतलब था मौत। जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ा, इसने एक पूरी इंडस्ट्री का रूप ले लिया। IG फार्बेन जैसी बड़ी बड़ी जर्मन कंपनियों ने कैंप के कैदियों को किराए पर लेना शुरू कर दिया। ये इकोनॉमिक्स सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर वर्कर के लिए रोजाना 4 से 6 मार्क्स दिए जाते थे। फाइलों में एक इंसान की वर्किंग लाइफ का एस्टिमेट सिर्फ 9 महीने तय किया गया था। और जब वो इंसान काम करते करते पूरी तरह टूट जाता तो उसे एक खराब हो चुकी मशीन की तरह गैस चेंबर में डिस्पोज कर दिया जाता था। इंसानों को सच में पूरी तरह से डिस्पोजेबल मशीन मान लिया गया था। इतिहासकार हमें बताते हैं कि ये T4 प्रोग्राम सिर्फ कोई मर्डर कैंपेन नहीं था। असल में ये हॉलोकॉस्ट की एक रिहर्सल थी। यहीं से गैस चैम्बर टेक्निक्स इवॉल्व हुई, एक साथ हजारों लोगों को मारने की एक्सपर्टीज बनी और एक पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप हुआ। एक बार जब ये सिस्टम पूरी तरह सेट हो गया तो इन्हीं डॉक्टर्स और इसी मैनेजमेंट सिस्टम को डेथ कैंप्स में एक्सपोर्ट कर दिया गया। और फिर आता है साल 1942, वो साल जब ये मेडिकल क्राइम्स अपनी चरम सीमा पार कर गए। इन खौफनाक प्रयोगों का एपिसेंटर बन गया था ऑश्विट्स,
यहाँ दो ब्लॉक्स सबसे ज्यादा डरावने थे, ब्लॉक 10 और ब्लॉक F। ब्लॉक 10 में प्रोफेसर कार्ल क्लॉबरक का राज था। इसका काम था महिलाओं पर जहरीले रसायनों से नसबंदी के प्रयोग करना, वो भी बिना किसी एनेस्थीसिया के। और दूसरी तरफ था ब्लॉक F। यहाँ डॉक्टर जोसेफ मेंगले का खौफ था, जो जेनेटिक्स के नाम पर छोटे बच्चों पर जानलेवा एक्सपेरिमेंट करता था। इन दोनों ही जगहों पर इंसानियत या किसी भी तरह की हमदर्दी का नामो निशान तक नहीं था। ये सब कुछ तथाकथित साइंटिफिक एडवांसमेंट के नाम पर खुलेआम हो रहा था। इस पागलपन की हद आखिर क्या थी? ऑशविट्स में काम करने को मजबूर हुए एक कैदी डॉक्टर मिक्लोस निजीस्ली ने अपनी डायरी में एक वाकया लिखा है जो सच में दिल दहला देता है। उन्होंने बताया कि मेंगले 2 जुड़वा बच्चों के दिलों में सीधे क्लोरोफॉर्म इंजेक्ट कर देता था ताकि वे ठीक एक ही पल में मरें, और ऐसा वो इसलिए करता था ताकि ऑटोप्सी के वक्त उनके इंटरनल ऑर्गन्स को एक ही स्टेज पर कंपेयर किया जा सके। अनियंत्रित मेडिकल क्रूरता का इससे डरावना रूप शायद ही कोई हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। युद्ध खत्म होने के बाद जो हुआ वो जानना भी उतना ही जरूरी है। युद्ध खत्म हुआ, कैंप्स आजाद हुए, तो दुनिया की क्या प्रतिक्रिया रही? दशकों तक ग्लोबल मेडिकल कम्युनिटी ने खुद को बचाने के लिए एक नैरेटिव सेट किया। एक मिथक गढ़ा गया कि ये सारे प्रयोग बस कुछ पागल और सनकी लोगों का काम थे, एक तरह का सूडो साइंस। लेकिन 1980 के दशक के इतिहासकारों और हाल ही में 2021 की एक डिटेल लैंसेट कमीशन रिपोर्ट ने इस झूठ का पूरी तरह पर्दाफाश कर दिया। डॉक्यूमेंट साबित करते हैं कि ये कोई पागलपन नहीं था, ये पूरी तरह से स्टेट द्वारा स्पॉन्सर्ड, वेल फंडेड मेनस्ट्रीम साइंस था। बस फर्क इतना था कि उनकी नैतिकता पूरी तरह मर चुकी थी। अब एक बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि इतने पढ़े लिखे, समझदार और क्वालिफाइड लोग बिना क्लिनिकल रूप से पागल हुए इतनी क्रूरता कैसे कर सकते थे? इसका जवाब साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट जे लिफ्टन के एक कॉन्सेप्ट में मिलता है जिसे डबलिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि एक प्रोफेशनल अपने दिमाग को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट लेता है ताकि वो एक बेहद क्रूर सिस्टम का हिस्सा बनकर भी अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। और ये बात इस उदाहरण से बिल्कुल साफ हो जाती है। सोचिए, एक व्यक्ति दिन में कैंप का डॉक्टर है जो बिना किसी भावना के मौत बांट रहा है, और वही व्यक्ति रात को घर जाकर एक प्यारा पिता बन जाता है, अपने बच्चों के साथ खेलता है, वाइन पीता है और बीथोवन का क्लासिक म्यूजिक सुनता है। दिमाग की इसी सोची समझी साइकोलॉजिकल हैकिंग ने उन डॉक्टरों को इस बात के लिए तैयार कर दिया था कि किसी इंसानी जान की कीमत 0 भी हो सकती है। इस पूरे विश्लेषण की सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि युद्ध के बाद न्याय के नाम पर क्या हुआ। जोसेफ मेंगले कभी पकड़ा नहीं गया, वो आराम से लैटिन अमेरिका भाग गया। हॉर्स्ट शोमन सालों तक अफ्रीका में मेडिकल प्रैक्टिस करता रहा। ऑटमर वॉन वर्शूर युद्ध के बाद एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर बन गया। और हद तो तब हो गई जब जर्मनी के प्रतिष्ठित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में पीड़ितों के दिमाग के सैंपल 1990 तक रखे गए थे। ग्लोबल एकेडमिक और जस्टिस सिस्टम ने बहुत ही खामोशी से अपने एलीट लोगों को बचा लिया था। और ये एथिक्स का पतन सिर्फ जर्मनी तक ही सीमित नहीं था। जिस अमेरिका ने न्यूरमबर्ग कोड लिखा, उसी अमेरिका ने कोल्ड वॉर में फायदा उठाने के लिए ऑपरेशन पेपर क्लिप के जरिए चुपचाप नाजी वैज्ञानिकों को नौकरियां दे दी। यही नहीं, अमेरिका में ही 1932 से 1972 तक टस्की सिफिलिस स्टडी चलती रही, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकी मरीजों को जानबूझकर इलाज नहीं दिया गया। ये बातें इस बात का पक्का सबूत हैं कि नैतिकता का ये पतन किसी एक देश की सीमा में नहीं बंधा था। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के हमारे आज के इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या होता है मॉडर्न मेडिकल एथिक्स का जब सत्ता और सिस्टम कमज़ोर लोगों को इंसान मानना ही बंद कर दे? ये एनालिसिस हमें बार बार यही याद दिलाता है कि विज्ञान जब अपनी नैतिकता खो देता है तो वो कितने खौफनाक नतीजे ला सकता है। ये इतिहास का एक ऐसा सबक है जिसे किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जाना चाहिए।